अगेन वेलकम। अभी तक हम बात करें भारत की विदेश नीति के बारे में, और विदेश नीति को पढ़ते हुए हमने सबसे पहले उचित समझा, और आपकी बुक भी यही कहती है कि पाकिस्तान के साथ आपके रिलेशन अपने देश के कैसे हैं, उसके बारे में पहले बुक में चर्चा की जाती है। तो आज भी पाकिस्तान के साथ युद्ध और शांति, जब रिलेशन की बात करते हैं तो दोनों तरह के रिलेशंस के बारे में हम बात करेंगे, चाहे उनके साथ युद्ध हुआ हो या मैत्रीपूर्ण संबंध हो। वी विल डिस्कस बोथ दी थिंग्स। ओके, तो इससे पहले वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड रिगार्डिंग द फर्स्ट वॉर, जो आप बात कर सकते हो 1947 और 48 के बीच में, जो भारत और पाकिस्तान के बीच एक कश्मीर समस्या को लेकर जो युद्ध हुआ, एक आंशिक रूप से युद्ध कह सकते हो, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। और उसके बाद ही हमने लाइव क्लास और एज वेल एज इन वीडियो हमने बात की 1965 की वार की। वो युद्ध भी भारत और पाकिस्तान के मध्य ही हुआ, उसके बारे में बातचीत की। और अब हम बात करते हैं 1971 के युद्ध की, जिसको आपकी बुक के हिसाब से बांग्लादेश युद्ध कहा जाता है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध था, बांग्लादेश के लिबरेशन के लिए युद्ध था, जिस युद्ध के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश विश्व की मानचित्र में एक देश के रूप में उभरा। जैसा कि आप जानते हो बेटा, पाकिस्तान दो हिस्सों में, बांग्लादेश के देश के रूप में आने से पहले, आज जो मौजूदा बांग्लादेश देखते हो, उससे पहले पाकिस्तान दो हिस्सों में बटा हुआ था। ये कह सकते हो कि एक तो पाकिस्तान का पश्चिमी हिस्सा, जो भारत के इनफैक्ट पश्चिम में ही है और उसे पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जानते थे, और दूसरा जो आज बांग्लादेश अपने वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल, असम और त्रिपुरा के साथ लगा हुआ जो बांग्लादेश आज मौजूदा, जिसको बांग्लादेश के रूप में देखते हो, वो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। दोनों से के मध्य शायद ही हम कोई देश विश्व के पटल पर देखें, जो देश तो एक है लेकिन एक देश पूर्व में है और एक उस देश का दूसरा हिस्सा पश्चिम में है। ये तो पश्चिम हो गया और ये हो गया पूर्व। तो यहां से एक देश के दो हिस्सों के बीच में लगभग 1600 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है ना। और इन दो देशों के बीच में भारत की सीमा, पूरे भारत का क्षेत्र आता है, जिसके बारे में बात करें आप, जम्मू कश्मीर के बाद पंजाब के बाद हरियाणा, इनफैक्ट हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, और फिर उसके बाद में दिल्ली आ गया, उत्तर प्रदेश आ गया, बिहार आ गया, उड़ीसा आ गया, फिर वो उस क्षेत्र में है। यानी कि आप देखिए कहाँ पश्चिमी पाकिस्तान और कहाँ पूर्वी पाकिस्तान। आवश्यक रूप से जब एक देश के दो हिस्सों के बीच में जब इतनी दूरी है, तो यहाँ का रहन सहन, खान पान, कल्चर, हो सकता है धर्म के आधार पर भी कुछ भिन्नताएं मिले। और ये पश्चिमी पाकिस्तान में जो शासन व्यवस्था थी, वो जो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, पूरे देश के शासन के ऊपर कब्जा जो था पश्चिमी पाकिस्तान का था। और पश्चिमी पाकिस्तान की जो शासन व्यवस्था है, इनके साथ में सोतेला व्यवहार करती थी, ठीक है ना। दे वर ट्रीटेड और कंसिडर्ड एज द सेकेंड क्लास सिटीजन, पूर्वी पाकिस्तान, जिसको आज मौजूदा बांग्लादेश के नाम से, बांग्लादेश बनाएंगे, अभी हमने बांग्लादेश बनाया नहीं है, ठीक है, आज हम बनाएंगे बांग्लादेश, तो जिसको मौजूदा बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं कि ये परिस्थितियां क्यों बनी। एक तो उनको सेकंड क्लास सिटीजन समझा जाता था, ठीक है ना। दूसरा, यहाँ के लोगों के साथ में जो पश्चिमी पाकिस्तान की जो सेना का यहाँ पर जमावड़ा था, वो भी इनके जो ये बंगाली जो मुस्लिम आप कह सकते हो, पार्टिकुलरली इस एरिया में जो पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली मुस्लिम्स की युवतियों के साथ
और युवकों के साथ में बहुत अत्याचार उनकी तरफ से किया जाता था। कह सकते हो कि एक किस्म का मतलब उनको आप जो भी कह लीजिए, जो भी शब्द आप इस्तेमाल करें, बहुत बुरी तरह से युवतियों के सभी इस क्लास के लोग हैं जो बेसिकली अगर हम बात करें तो जो हिंदू कम्युनिटी के जो लोग बंगाली जो लोग हिंदू कम्युनिटी के उस पीरियड में पूर्वी पाकिस्तान में रहते थे, उनके साथ में काफी अत्याचार और सब तरह की मतलब जुल्म ढाए जाते थे। अब होता क्या है, यहां पर पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की शासन व्यवस्था के खिलाफ यहाँ पर प्रोटेस्ट होना, विरोध होना शुरू हो जाता है। ठीक है ना, यहाँ पे प्रोटेस्ट होते हैं, विरोध होता है उनके अत्याचारों के अगेंस्ट में। कहाँ पे? पूर्वी पाकिस्तान में। और उसके बाद में जैसे अपने देश में जो लोकसभा के चुनाव, पहली लोकसभा के चुनाव जनरल इलेक्शन 1951 में हुए, सिमिलरली यहाँ पर 1971 के अंदर वो लोकसभा के चुनाव हुए। ठीक है ना, जिसको जनरल असेंबली के, नेशनल असेंबली के चुनाव के नाम से जानते हैं। और इस चुनाव के अंदर पूर्वी पाकिस्तान में, क्योंकि यहाँ पर इनके साथ व्यवहार अच्छा नहीं था, तो यहाँ की एक क्षेत्रीय पार्टी के नाम से आप बोल सकते हो, क्षेत्रीय पार्टी, लेकिन उनका बहुमत देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो क्षेत्रीय पार्टी कंसीडर किए जाए। मुजीबुर रहमान की एक पार्टी थी, मुजीबुर रहमान एक उस पार्टी के नेता थे, अवामी लीग, उसका पूरी पाकिस्तान के ऊपर पूरा कब्जा था। यानी कि चुनाव के अंदर इनको अच्छी जीत मिली और 169 सीट्स के अंदर, जो प्रांत की असेंबली की सीटें होती है, 167 सीटों के ऊपर चुनाव जीत कर आई। अपने आप में काफी कह सकते हो चमत्कारिक विजय इस पार्टी की इस स्टेट में। और साथ ही जो नेशनल असेंबली के, जैसे अपने यहाँ पे लोकसभा के चुनाव होते हैं, उसमें 343 सीट्स मिली। किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं अवामी लीग की पूर्वी पाकिस्तान में। पश्चिमी पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो को पश्चिमी पाकिस्तान में काफी समर्थन मिला, लेकिन ये मुजीबुर रहमान है, मुजीब, शेख मुजीब के नाम से इनको शॉर्ट में बोलते थे, इनका भी रुतबा अपने आप में काफी बढ़ चुका था, क्योंकि 169 सीटें मिलना किसी एक पार्टी को, 169 में से 167 सीटें मिलना अपने आप में काफी बड़ा बहुमत है, और नेशनल असेंबली में भी मिला। तो ये अपने आप को प्राइम मिनिस्टर के भी एक दावेदार के रूप में, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के दावेदार के रूप में उभर कर आए। लेकिन एक वीटो की नीति वहां पर अपनाई गई और वहां के सैनिक शासन किसी हालत में नहीं चाहते थे कि शेख मुजीब, जो पूर्वी पाकिस्तान से कोई नेता देश के अंदर शासन करे। ठीक है ना, तो वीटो, जैसा कि हम वीटो की बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में, तो ऐसे यहाँ पर पाकिस्तान आर्मी की तरफ से वीटो कर दिया गया और ये देश के प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाए। ठीक है ना, हम बात करें किसकी? शेख मुजीब की। अब जो वहां की जनता थी, काफी वो जनता चाहती थी कि यहाँ पर बदलाव हो, अत्याचारों से तंग थी। पूर्वी पाकिस्तान की जनता के मौजूदा जो बांग्लादेश को मुक्त कराने के लिए एक आप कह सकते हो एक आंदोलन छेड़ दिया, जिसको मुक्ति वाहिनी के नाम से जाना गया। बांग्लादेश बनाना चाहते थे वो, और उसके लिए एक मुक्ति वाहिनी, और ये मुक्ति वाहिनी को जो ट्रेनिंग है, गुरिल्ला युद्ध की ट्रेनिंग भारत ने दी। भारत ने क्यों दी, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और फाइनेंशियली या नैतिक मोरल रूप से सपोर्ट किया। कारण, पहले हम कारण की बात कर लेते हैं, भारत क्यों इन्वॉल्व हुआ इसमें। पूरी बांग्लादेश की बात करें, पूरी पाकिस्तान की अगर बात करें, तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन है हिंदू कम्युनिटी की भी काफी है, जो हिंदू बंगाली थे उस पीरियड में, और उनके साथ जिस तरह का अत्याचार वहां की सेना के द्वारा किया जा रहा था, पाकिस्तान की सेना की तरफ से, तो वो तंग आ चुके थे, और इस वजह से वो बॉर्डर क्रॉस करके, सीमा को पार करके, लांग करके भारत के अंदर शरण ले रहे थे। लगभग 80 लाख के करीब शरणार्थी उस टाइम में भारत में आ भी चुके थे इनफैक्ट। ठीक है ना, 80 लाख शरणार्थी, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, जिनको आप भारत को रोजगार देना था इन लोगों को, और इनका खाने पीने का अरेंजमेंट करना। तो अपने देश की प्राइम मिनिस्टर तत्कालीन मैडम इंदिरा गांधी ने निर्णय लिया, जो विश्व के जो अन्य प्रमुख देश थे उनके पास में इस बात की गुहार लगाई कि भाई संभालिए इसको, किसी तरह से कोई सॉल्यूशन निकले ताकि हमारे देश में शरणार्थी ना आए।
लेकिन किसी भी देश की तरफ से जो विश्व पटल के ऊपर जो शक्तिशाली देश की बात करें तो किसी तरह का सपोर्ट नहीं मिला, और उल्टा क्या हुआ, पाकिस्तान को अमेरिका की तरफ से सपोर्ट मिला है, ठीक है ना। और चीन भी, यानी कि आप कहिए, एक समझने की कोशिश कीजिए, पाकिस्तान, चाइना और अमेरिका की एक धुरी बन रही है, एक एक्सिस तैयार हो रही है भारत के खिलाफ। तो एक एशिया के अंदर एक नया, आप देख सकते हो कि नई शक्ति उभर के आ रही है जो भारत के लिए खतरे के रूप में देखा गया, ठीक है ना। और गुपचुप वहां के अमेरिकी राष्ट्रपति के सलाहकार, निक्सन वहां के प्रेसिडेंट थे और हेनरी किसिंजर उनके सलाहकार थे। वो 1971 में पाकिस्तान के थ्रू चाइना के अंदर गुपचुप तरीके से दौरा करते हैं। कहने का मतलब पाकिस्तान, चाइना और अमेरिका एक लग रहे थे उस टाइम भारत के खिलाफ। अब भारत वैसे तो गुटनिरपेक्षता की नीति की फॉलो करता था, लेकिन अब कोई ऑप्शन नहीं बचा था। इंदिरा गांधी भी, मैडम इंदिरा गांधी तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर, शी हैज आल्सो विजिटेड टू द सोवियत रूस एंड गेट अ साइन ऑन एग्रीमेंट फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स के भारत के साथ में या दोनों देशों के साथ में अगर किसी तरह की कोई युद्ध वाली परिस्थितियां बनती है तो दोनों देश आक्रमण की स्थिति में एक दूसरे की मदद करेंगे। भारत को एक मॉरल सपोर्ट मिल चुका था उस टाइम, और ये मॉरल सपोर्ट के साथ ही भारत के नेता तत्कालीन इंदिरा गांधी ने उस समय के जो आप कह सकते हो कि देश की सेना के प्रमुख, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, जनरल मानेकशॉ के नाम से जिनको जाना जाता है, श्याम मानेकशॉ, अपने आप में एक बहादुर आप कह सकते हो देश के उस समय के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, और उन्होंने उनको कहा कि भाई युद्ध की तैयारी की जाए, पाकिस्तान के साथ में युद्ध करना है। लेकिन उतने ही बहादुर, जैसा कि मैंने कहा, और किसी के सामने भी स्पष्ट बोलने वाले वो सैनिक अफसर, जिन्होंने एक बात कह दी देश के प्रधानमंत्री के सामने भी कि मैडम अगर आज हम पाकिस्तान के के साथ युद्ध होता है तो मैं आपको कोई एक आश्वासन नहीं दे सकता कि इसमें भारत को जीत मिलेगी, हो सकता है हम हारे। कारण पूछा गया, उन्होंने सेटिस्फाई किया मैडम इंदिरा गांधी को कि अभी आने वाले समय में मानसून का मौसम आ जाएगा, अप्रैल का ये वक्त की बात है, और मई जून जुलाई के अंदर बारिश होती है, और हमें अपने जो साजो सामान है सैनिक युद्ध के लिए जो होता है सॉरी, उसको भी तैयार कर रहे हैं। साथ ही साथ बारिश के समय में बहुत युद्ध जैसे परिस्थितियों को इतना अच्छा नहीं माना जाता, अगर युद्ध सर पे ही आ जाए तो अलग बात है। तो उन्होंने कुछ वक्त मांगा और उन्होंने कहा कि दिसंबर में मैं आपको भारत की सेना विजय दिलाने की गारंटी के साथ में इस युद्ध को कर सकते हैं। और दिसंबर से पहले ही अक्टूबर नवंबर में आप कह सकते हो इस तरह की परिस्थितियां बन गई। भारत के 11 आप देश के जो एयर बेसिस हैं उनके ऊपर पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि पाकिस्तान को लग रहा था कि ये जो मुक्ति वाहिनी नाम की जो संस्था बनी हुई है उसको भारत की तरफ से मदद मिल रही है, और इसी का मतलब पूरे पाकिस्तान में भारत मदद कर रहा है। बांग्लादेश के शेख मुजीब और उनके जो मुक्ति वाहिनी को मदद कर रहा है, और इस वजह से उन्होंने पाकिस्तान ने भारत के ऊपर एक युद्ध थोप दिया। और उन परिस्थितियों को सामना करते हुए भारत ने भी पाकिस्तान के जो विमान का जो जवाब दिया वो अपने आप में एक काबिल तारीफ। उस वक्त जो लड़ाई लड़ी गई उसके अंदर पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी, चाहे पाकिस्तान की नेवी तो बिल्कुल एकदम आप कह सकते हो कि किसी तरह का सर उठाने के लायक नहीं बची, और थल सेना का भी यही हाल है। वायु सेना की बात करें तो उनको काफी नुकसान इस पीरियड में हुआ, और नतीजन उस समय के जो पूरे पाकिस्तान में जो उनके सेना के जो कमांडर थे उन्होंने सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया भारत की सेना के सामने। और इसी के साथ में ये युद्ध
भारत और पाकिस्तान के बीच ये समाप्त माना जाता है। और इसी बात का जो इसका जो परिणाम निकल के आया, विश्व पटल के ऊपर एक नए देश के रूप में आप देखते हो, जिसको हम बांग्लादेश के रेड कराने के अंदर भारत का बहुत बड़ा रोल आप जैसा कि देख पा रहे हो। और 1971 के दिसंबर की ये लड़ाई है। 3 दिसंबर 1971 से लेकर 16 दिसंबर 1971 के बीच ये लड़ाई लड़ी गई। और इस लड़ाई के जो परिणाम आपके सामने है, यस, भारत को जो लॉस हुआ उसको भी हमको नहीं भूलना चाहिए। पाकिस्तान के तो 90,000 सैनिकों ने हमारे देश की सेना के सामने समर्पण कर ही दिया। दैट इज द सेपरेट इश्यू। हार उनकी हो चुकी है, उनके सैनिक हमसे ज्यादा मारे गए, लेकिन भारत का एक, पहले भारत की अच्छी बातें कर लेते हैं। भारत ने क्या पाया इस युद्ध से। 1962 की लड़ाई में जो भारत को चीन से हार मिली थी, उसकी वजह से जो भारत की सेना का जो हौसला था ना, वो काफी कम हो चुका था। और ये 1971 की लड़ाई की बात करें, फिर आप कह सकते हो दिल मांगे मोर वाली पोजीशन पे आ गया भारत। एकदम चरम सीमा पे हौसला देश की सेना का, और अपना खोया हुआ रुतबा पा चुकी। इसके पीछे कारण भी रहे होंगे। 1962 से और 1971 के बीच परिस्थितियां काफी चेंज हुई। 62 के युद्ध के बाद में भारत ने सोचा कि हम काफी साजो सामान के मामले में, मिलिट्री इक्विपमेंट के मामले में काफी पीछे हैं, और उसके लिए भारत ने काफी प्रयास किए। ठीक है, फाइनेंशियली काफी देश ने अपने मिलिट्री इक्विपमेंट्स को खरीदने में, सेना को आधुनिकीकरण करने पे काफी ध्यान दिया गया। और इसी का परिणाम रहा कि भारत को फाइनेंशियली जो है देश काफी वीक हो चुका था। और इस फाइनेंशियल पोजीशन को युद्ध का कारण माना जाए, ठीक है ना। ये युद्ध की वजह से भी काफी और कमजोर हो चुका था। मैं बात कर रहा हूँ आर्थिक रूप से भारत को काफी नुकसान आप कह सकते हो उठाना पड़ा। लेकिन ऐसा चलता है, जब आप अपने देश के सेना का मनोबल ऊंचा रखना चाहते हो तो युद्ध तो लड़ने होंगे, और युद्ध के अंदर विजय पाना अपने आप में एक गर्व की बात होती है। बहुत ज्यादा इसके ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे हम। इसी के तुरंत बाद जो ये कह सकते हो आप कि चुनाव होते हैं भारत के अंदर, लोकसभा के चुनाव, और मैडम इंदिरा गांधी की जो विजय हुई, पूरी पाकिस्तान को जो आजाद कराया गया, कह सकते हो पाकिस्तान को जो हार हुई, उससे मैडम इंदिरा गांधी को पूरे विश्व में एक जोश और माहौल उनके फेवर में था। और उसका नतीजा ये हुआ कि जो 1971 के जो चुनाव हुए, उनके अंदर, उस चुनाव के अंदर जो आप कह सकते हो कि कांग्रेस को भारी बहुमत मिला। लोकसभा के अंदर बहुमत की बात करो या स्टेट में, प्रदेश में, कई प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार इसके ये युद्ध के कारण देश में, हमारे देश में बनी। और कह सकते हो कि आप मैडम इंदिरा गांधी एक मजबूत नेता के रूप में देश में और विश्व के सामने उभर कर आई, जो अमेरिका, चीन और पाकिस्तान को एक साथ टक्कर देने का हिमाकत की जिन्होंने, वो मैडम इंदिरा गांधी है। ठीक है ना। और इसी का आप कह सकते हो कि 3 जुलाई 1972 के को एक शिमला एग्रीमेंट होता, शिमला समझौता, जिसमें मैडम इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के नेता जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में समझौता होता है, जिसको शिमला समझौते के नाम से जानते हैं। और हमने उनके विजित प्रदेश वापस कर दिए, और जो उनकी सेना के जो 90,000 सैनिक या 93,000 कभी कहते हैं, उनको भी वापस कर दिया गया। तो दैट वाज योर टॉपिक, हाउ द बांग्लादेश वार वाज फॉट, व्हाट वाज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडिया इन दिस वार। इसी के साथ आज का ये टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर हम एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात करेंगे। लेकिन बेटा, मैं मेहनत कर रहा हूं, बहुत सारे आपके आधे बच्चे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, रेगुलर वीडियोस देखते हैं, क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, लेकिन कुछ मैं क्या बताऊं, क्या उनका परिणाम होगा शायद आज वो नहीं अंदाजा लगा पा रहे। आप सभी से, इवन
मैं एक आपको सजेशन ही दे सकता हूँ, आप मत मिस कीजिए. बी रेगुलर, बी attentive in your live classes as well as watch the videos regularly. Stay home. Bye. फिर मुलाकात होगी.